नमस्कार। मैं आप सबको दिखाई पड़ रही हूँ और मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है। अमलताज़ के सभी दर्शकों और श्रोताओं का रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से बहुत बहुत स्वागत है और अमलताज़ समूह का बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं आमंत्रण के लिए। आपने बहुत आग्रह से आमंत्रित किया, आप सभी के हम शुक्रगुजार हैं। और क्या हम अपनी परिचर्चा शुरू करें? जी, लोग जुड़ रहे हैं। दीपक तिवारी जी का मैसेज दिखाई दे रहा है और अमलताज़ की ओर से हमें संदेश दिखाई पड़ रहा है। तो जब आप सब जुड़ जाएं सारे लोग तो हम शुरू कर सकते हैं। आप हमें संदेश के ज़रिए बताएं कि आप सभी जुड़ चुके हैं। हमें संदेश मिला है दीपक तिवारी जी की ओर से। परफेक्ट, शुरू कीजिए। तो हम शुरू करते हैं। आज की जो चर्चा रखी है, आशुतोष जी का जो मैसेज हमें मिला है और उनका ये संदेश था कि अमलताज़ के पेज पर आकर राग मारवा के बारे में चर्चा करनी है। तो राग मारवा जो मेरा पहला कहानी संग्रह है, राजपाल एंड सन्स से प्रकाशित हुआ है। इसमें कुल 11 कहानियां हैं और इसके बारे में थोड़ी सी रचना प्रक्रिया भी मैं बताऊंगी कहानियों की, और कहानी में क्या चीज़ें होनी चाहिए ये इस विषय पर भी चर्चा करूंगी। अब बात जब शुरू होगी, सिलसिला शुरू होगा तो बातें निकलती जाएंगी, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, और जब बातें हम करेंगे तो फिर कहानियों की भी चर्चा होगी। और आप सबके जो कमेंट हैं हमें दिखाई पड़ रहे हैं, तो आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें टिप्पणियों के ज़रिए देते जाएं। तो हम अपनी चर्चा शुरू कर रहे हैं। राग मारवा। राग मारवा कहानी संग्रह में कुल 11 कहानियां हैं और हर कहानियों को अलग रंग का हमने जामा पहनाया है। क्या कहानी खुद ही विविध रंग के पोशाक पहनती है, तो मैंने कोई कोशिश करके उसे रंग नहीं पहनाया है, पोशाक नहीं पहनाई है, बल्कि हम तो ये कहना चाहते हैं कि कहानी को हम कोई रंग दे ही नहीं पाते हैं, वो खुद अपना रंग तय करती है। कहानी अपना रंग खुद तय करती है। और जब हम कल्पना की उड़ान को पकड़ के यथार्थ के भोगे हुए चित्रों को संजोते चलते हैं और कहानी के किरदार को तराशते चलते हैं, बस हर कहानी को हम फास्ट फूड की तरह जल्दी जल्दी नहीं पका सकते हैं, बल्कि हम कहानी को धीमी आंच में मध्यम मध्यम पकाते हैं तो कहानी मुकम्मल होती है। और कहानी में वो गहराई तभी आती है जब हम उसे धीमी धीमी आंच पे पकने देते हैं। कभी कोई घटना हम देखते हैं और उस पर हमारा ध्यान जाता है, हम सोचते हैं, उसे गुनते हैं, बुनते हैं और फिर उसे कहानी का हम आयाम देते हैं, उसे जीना पड़ता है। कहानी धीरे धीरे अगर गढ़ी जाए, हौले हौले कहानी के किरदार से गुफ्तगू की जाए तो कहानी हमें ज़्यादा परिपक्व, मैच्योर नज़र आती है और ज़्यादा गहराई लिए होती है। इसी तरह से इस किताब की मेरी एक कहानी है, आखिरी कहानी है, आखिरी कॉन्ट्रैक्ट। पहली कहानी से नहीं बल्कि हम आखिरी कहानी से शुरू कर रहे हैं जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। ये कहानी आखिरी कॉन्ट्रैक्ट, समय के सीमांत पर जो असहिष्णुता फैल रही है उसे रेखांकित करती है। ये कहानी आखिरी कॉन्ट्रैक्ट इस संग्रह की बेहद मार्मिक कहानी है। हालांकि अपनी कहानियों के बारे में, अपने बारे में चर्चा करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन अब चूंकि राग मारवा का ही जिक्र है, राग मारवा की ही चर्चा करनी है, तो मैं क्रमवार मैं चर्चा करती जाऊंगी। तो आखिरी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। आखिरी कॉन्ट्रैक्ट, इसका लोकेल मुंबई है। मुंबई जिसे देश का सबसे बड़ा कॉस्मोपॉलिटन शहर कहा जाता है। इस शहर में मजहब, जाति और ये माना जाता है कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता होगा, लेकिन यहाँ पर मजहब, जाति की जलकुंभियाँ देखने को मिली। इस कहानी में यही उकेरा गया है। इस कहानी की जो नायिका है शुभांगी और नायक आफताब, ये दोनों इस तरह की बातों से जूझते हैं
कि जहाँ जिस शहर में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, मज़हब की बातें, सांप्रदायिक बातें नहीं होनी चाहिए, उन्हें इससे दो चार होना पड़ता है। इस कहानी में दर्शाया है कि समाज में फ़िरका परस्ती का साया है, लेकिन भले लोगों की भी बड़ी जमात है, और ये जो भले लोगों की जमात है और जो उसका फ़िरका परस्ती का अंतर्द्वंद होता है, एक फ़ोन आ रहा है, अपने फ़ोन से बात करो जादू। इस कहानी के जो नायिका हैं शुभांगी और नायक आफ्ताब, ये दोनों इस बात से जूझते हैं, और ये नायिका शुभांगी घर की तलाश और आफ्ताब घर की तलाश में काफ़ी समय अपना व्यतीत करते हैं, और इन्हें हिंदू इलाके में घर नहीं मिलता क्योंकि शुभांगी का मेरी आवाज़ मिल रही है क्या आप लोगों को? कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है क्या? यहाँ दरअसल आज नेट की थोड़ी समस्या है, तो कुछ ऐसा डिस्टरबेंस आया है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? आप लोग हमें देख पा रहे हैं? तुम फोन लगाओ ना। ओह, बढ़िया कहानी है, आवाज़ गायब हो रही है। आवाज़ बेहतरीन, तो क्या हम शुरू करें, जारी रखें अपनी चर्चा को? साफ आवाज़ है, ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो हम कहाँ थे? हम बात कर रहे थे कि शुभांगी अपने शौहर आफ्ताब के साथ काफ़ी परेशान होती है और काफ़ी दिक्कत पेश आती है उसे घर खरीदने में। वो अतीत में आवाजाही करती है और उसने फैसला कर लिया है कि वो अब मुंबई शहर छोड़ देगी और बेंगलोर शिफ्ट हो जाएगी। एक शहर का चुनाव किया है बेंगलोर, तो वो बेंगलोर जाने के लिए अपने वार्डरोब से सारी कपड़े सारे तय कर रही है। अब उसमें ये है कि साड़ी है, साटन की साड़ी है, वो जितना तहाती है उतने उसकी सिलवटें बढ़ती जाती हैं, इसी तरह से उसके मन की सिलवटें भी बढ़ती जाती हैं। तो वो अपने अतीत में आवाजाही करती है, लेकिन अचानक जब बेंगलोर जाने का फैसला करती है और उसके सारे सामान पैक हो चुके हैं, तो उसे खबर मिलती है कि वहाँ भी कुछ इसी तरह का माहौल है। तो वो बहुत परेशान होती है, उसका मन बहुत दुखी होता है, और वो आफ्ताब से बोलती है कि हम किस शहर में जाएं आखिर। हर शहर में इसी तरह की दिक्कतें हैं कि लोग जाति पाति और धर्म से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। तो ये बड़ी मन की बुनावट वाली कहानी है और बड़ी गहरी कहानी, गहराई, अंतर्द्वंद और अंतर्मन की कहानी है। शुभांगी लगातार अंतर्द्वंद से जूझती रहती है, अपने मन से जूझती रहती है। उसके जब बिल्डर के पास पहली बार वो जाती है और घर की बात करती है, तो बिल्डर उसका नाम पूछता है, उसके शौहर का नाम पूछता है, और वो मना कर देता है घर देने से। वहीं से उसके अंतर्द्वंद की शुरुआत होती है और वो मन मन में परेशान होती है। अब उन्होंने अपने बड़ी गहरी कमाई की, गाढ़ी कमाई की जमा पूंजी बिल्डर को दे दी है। रात को वो उसकी नींद खुलती है और अपने पति को जगा कर पूछती है कि भाई वो जो बिल्डर को हमने पैसे दिए हैं वो कहीं डूब तो नहीं जाएंगे, फिर बाकी पैसे हम कहाँ से अरेंज करेंगे। इस तरह से तिल तिल करके जो एक मध्यम वर्गीय समाज में, मध्यम वर्गीय परिवार में जो जोड़ जोड़ के पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, उस तरह से वो घर खरीदना चाह रही है। और उसके बाद उसे एक सिला मिलता है कि सांप्रदायिक दंगे होते हैं और घर उसका जला दिया जाता है। तो यहाँ बड़ी त्रासद हो जाती कहानी, यहाँ से थोड़ी सी मोड़ भी लेती है। अंत में जो बेंगलोर जाने का वो निर्णय लेती है, फिर वो परेशान होती है। तो मेरा ये कहना, मैं पूरी कहानी नहीं बताना चाहती हूँ आपको, मैं चाहती हूँ कि इस कहानी को आप आखिरी कॉन्ट्रैक्ट राग मारवा खरीद कर पढ़ें, तो आपको जो पढ़ने का आनंद होगा वो मेरे बताने से नहीं होगा और ना ही मेरे अंश पढ़ के सुनाने से होगा। तो मैं इस कहानी का सार जो मैंने बताया उसके बारे में सिर्फ इतना ही कहना है कि ये कहानी लेकर पढ़ें और हमारे समाज में जो कुछ घटित हो रहा है उसे मैंने उकेरने की कोशिश की है, बहुत ही जज्बाती तौर पर।
और अंत ये होता है कि शुभांगी, आफताब शुभांगी से कहता है कि शुभांगी डरो मत, अभी भी बचा है प्यार और हम प्यार का गुलाबी रंग घोलेंगे। यहाँ पर कहानी ख़त्म होती है। तो इसलिए मैं इस कहानी का अंश नहीं पढ़ रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस कहानी को आप खुद लें और पढ़ें। और एक कहानी है मेरी राग मारवा, जिसका मैं जिक्र करना चाहती हूँ। और उसका जिक्र करने से पहले मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जब भी हम कोई कहानी लिखते हैं तो कहानी पर रिसर्च बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, हम सिर्फ यथार्थ देखते हैं और कल्पनाशीलता के आधार पे कहानी लिख डालते हैं। मेरा ये मानना है, मेरी निजी राय है। तो जब मैं कई वरिष्ठ कथाकारों को पढ़ती हूँ तो तब भी मुझे ये बात बड़ी शिद्दत से, बड़ी गहराई से महसूस होती है कि जब हम कभी कोई कहानी बुनते हैं तो मान लीजिए कि मेरा विषय, मैंने एमए किया है संस्कृत में और मेरा आर्ट्स विषय है, मैं कोई साइंस पर कोई फिक्शन लिखना चाहती हूँ तो साइंस के बारे में गहरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। मैं राग मारवा का जिक्र करने से पहले एक और कहानी का जिक्र करना चाहती हूँ। वो राग मारवा में शामिल नहीं है लेकिन यहाँ पर मुझे ज़रूरी लग रहा है, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक कहानी है, वो रायगढ़ ज़िला है, वहाँ पर एक जगह है दापोली, उस पर बुनी हुई एक कहानी है। वहाँ पर दापोली का समुद्र अगर किसी ने देखा है, ठाठे मारता हुआ समुद्र, तो आप हमारी इस बात से ताल्लुक़ रख सकते हैं। तो बड़ा खूबसूरत नज़ारा होता है, शाम ढलती है, सूरज जैसे लगता है समुद्र में उतर आया है। और ये एक प्रेम कहानी है और तुझी भी वाट पाहते कहानी का शीर्षक है। प्रेम कहानी है और दो लोग प्रेम करते हैं एक दूसरे से। इसमें बताना मैं ये चाहती हूँ कि सुंदर नारियल के दरख्त हैं, कतार है, वो खूबसूरती है, सब कुछ है। वहाँ पर जब हम गए थे तो वहाँ हमारी गाड़ी समंदर के किनारे किनारे हम टहल रहे थे, चहलकदमी कर रहे थे। फिर अचानक हमने सोचा कि हम गाड़ी से सैर करते हैं और गाड़ी से जाने लगे। अचानक एक जगह पर आकर रेत धंसने लगी और हमारी गाड़ी उसमें धंसने लगी। जब मेरे पति ने गाड़ी को टर्न करना चाहा तो पहिया का आधा हिस्सा रेत में धंसने लगा। अब आप कल्पना कीजिए कि गाड़ी हमारी रेत में धंस रही है और हम मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मोड़ नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग बड़े परेशान हो गए, गाड़ी से उतरे और देखा, आगे बढ़ाने की कोशिश की, धक्का वक्का देने की कोशिश की, लेकिन मुमकिन नहीं हुआ। अब वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं, बिल्कुल निर्जन बीच था वो, और समुद्र की ऊंची लहरें आ रही हैं। ऐसे लग रहा है कि अगली लहर आएगी और हमें बहा के ले जाएगी, हमारी गाड़ी सहित बहा के ले जाएगी। बस ये डर लग रहा था। बस समंदर का शोर है और वो जो नारियल के पेड़ हैं, वो जो हवा चलती है, हवा की आवाज़ है। इतना डरावना दृश्य था कि मैं क्या कहूँ। तो मेरे पति गाड़ी को निकालने की कोशिश करे और मैं उल्टी दिशा में भागे। दूर कहीं लोग दिखाई पड़ रहे थे, वहाँ से अगर चिल्लाएं चीखे तो कोई सुनने वाला नहीं है, सिर्फ समंदर की आवाज़ में आपकी आवाज़ विलीन हो जाएगी। मैं दौड़ने लगी, वहाँ से 3 लोग दिखाई पड़ रहे थे आते हुए। तो मैंने उनसे कहा दूर से, और मैंने हाथ दिया तो वो भी समझ गए कि कोई तो मुसीबत है। वो लोग भी दौड़ते हुए आए तो नज़दीकी बढ़ी और हमने उनको बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है। उन्होंने हमारी मदद की और गाड़ी को जैसे तैसे, धंसी हुई गाड़ी को निकाला। इतनी घटना थी और इस पर मैंने कहानी लिखी, तुझी मी बाट पाहते। अब यहाँ पर प्रेम कहानी तो मैंने बुन ली, लेकिन अब यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। वहाँ एक बहुत बड़ा कृषि विश्वविद्यालय है, तो कृषि विश्वविद्यालय के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो वो मैंने रिसर्च किया, वहाँ के लोगों से फ़ोन किया, वहाँ के रहन सहन, वहाँ जो बहुत ज़्यादा मछुआरों का प्रदेश है एक तरह से, मतलब बहुत सारे मछुआरे जो किनारे पर रहते हैं और मछली पकड़ते हैं, उसी से उनकी आजीविका चलती है। उनसे गई, मैंने उनसे बातचीत की, उनका कैसे रहन सहन है, क्या खान पान है, क्या व्यंजन वो पकाते हैं। तो पता चला वहाँ का जो ग्रामीण है, मछली, चावल की रोटी और इस तरह से। तो मैंने वहाँ के लोगों से बात की और कृषि विश्वविद्यालय के बारे में बाकायदा मैंने रिसर्च की। तो बीच बीच में मेरा बेटा आके मुझे स्माइल दे रहा है तो
वो मैंने रिसर्च किया कि किस तरह विश्वविद्यालय में क्या पढ़ाया जाता है और वहाँ का क्या विषय है, किस तरह से पढ़ाई होती है। अगर दो प्रेमी मतलब युगल अगर प्रेम करते हैं तो पढ़ाई के दौरान प्रेम कैसे पनपे, किस तरह से परवान चढ़े। और वो चूँकि दादी कहानी सुनाती है तो उस समय ये सोशल मीडिया का ज़माना नहीं है, तो उस ज़माने में मैं ले गई और फिर मैंने लिखी कहानी। तो मुझे लगता है कि कहानी लिखने के लिए बहुत ज़रूरी है रिसर्च वर्क। अगर हम किसी मुद्दे पर लिख रहे हैं कहानी, इसी तरह से मेरी एक कहानी और है राग मारवा में जो शामिल है, गुलाबी दुपट्टे वाली लड़की। वो एक ख़ास तरह की समस्या पर है। एक लड़की है जिसे बच्चा नहीं होता है, तो वो इलाज पर आधारित कहानी है। अब ये मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ चुका है, तो मेडिकल साइंस के बारे में मुझे रिसर्च करना पड़ा। बहुत सारे डॉक्टर्स से मैंने फ़ोन पर बात की, उनसे इंटरव्यू लिए और उनसे पूछा कि इसका इलाज कैसे हो सकता है, और फिर उस पर आधारित कहानी लिखी, गुलाबी दुपट्टे वाली लड़की। तो उसके बाद जो कहानी बन पड़ती है, और उस कहानी की लोगों ने चर्चा भी की, और ये इत्तेफाक की बात है कि वो किसी पत्रिका में नहीं छपी बल्कि सीधे किताब में आई। लेकिन उस कहानी को लोगों ने काफ़ी सराहा और सिर आंखों पर लिया। तो मेरा यही कहना है कि कहानी के लिए रिसर्च वर्क बहुत ज़रूरी है। अब मैं आती हूँ अपनी कहानी राग मारवा पर, जो शीर्षक कहानी है। लगातार हमें संदेश मिल रहे हैं, लेकिन संदेश मैं भी पढ़ नहीं सकती हूँ क्योंकि फिर एक रवानी जो है, बातचीत की रवानी टूटेगी, टूटता है। तो मैं पहले आपको राग मारवा कहानी का एक अंश पढ़ के सुनाती हूँ। कुसुम जिज्जी बैठे बैठे ही अपना घुटना मोड़कर घिसट कर थोड़ा आगे तक सरके तो तिपाई तक हाथ पहुंच गया। तानपुरे का ऊपरी सिरा हाथ आया, उसे अपनी ओर खींचा। बूढ़े झुर्रीदार हाथों में इतनी ताकत नहीं बची कि तानपुरे को सही पोजीशन में लाकर अपने सामने खड़ा कर सके। तानपुरा आधा लिटाकर उसका कवर हटाया, साड़ी के पल्लू से उस पर जमी धूल साफ की और फिर धीरे धीरे खुलता गया उनके मन का भीतरी पर्दा। यादों के साज पर पड़ी गर्द भी साफ होती गई। उस पर ठहरा अतीत आंखों के सामने झिलमिलाने लगा। अपने गाने पर हॉल में बज रही तालियों की गूंज, उनकी गायकी की लहरों से सराबोर होते दर्शक श्रोता, ग्रामोफोन कंपनियों के लिए गाना, एलपी रिकॉर्ड्स का रिलीज होना, दुनिया भर में मशहूर होना, अपना दमकता हुआ जवान चेहरा, रिकॉर्ड्स के कवर पर छपा अपना श्वेत श्याम चित्र, रिलीज के बाद की पार्टी और रेडियो पत्र पत्रिकाओं में इंटरव्यू चलचित्र की तरह आंखों के सामने घूमने लगे। सरपट भागती ट्रेन की तरह गुजर गए वो दिन, और बचा रह गया पटरियों पर धड़कना। कुसुम जिज्जी इस वक्त सवार हैं यादों की ट्रेन पर। अनगिनत स्टेशन आ रहे हैं यादों के। वर्षा चौमासा के 4 दिनों का बहुत बड़ा आयोजन था, जिसमें कजरी, चैती, टप्पा, ठुमरी गाकर खूब शोहरत पाई, और पहली बार उन्होंने आयोजकों के सामने पैसों के लिए जबान खोली थी। उन्हें मुंह मांगी रकम भी मिली थी। उन्हीं पैसों से बेटे के लिए उन्होंने गाड़ी खरीदी, किराए पर चलवाई। लेकिन पूत सपूत तो का धन सच्चे, पूत कपूत तो का धन संचय। यादों के समंदर में गोते लगाती कुसुम जिज्जी ने जब तानपुरे के तार को छेड़ा तो एहसास हुआ कि तार तो कब के ढीले पड़ गए हैं। तानपुरा बेसुरा हो गया है, लेकिन एक कलाकार की जिद के सामने साज को अपनी जिद छोड़नी पड़ती है। आखिरकार तानपुरा मिलाया और कुसुम जिज्जी को एहसास ही नहीं हुआ कि उनके कंठ से ठुमरी के ये बोल फूटने लगे हैं। गिरे आई कारी बदरिया, लागे नाम राजिया। इस ठुमरी के साथ साथ बोल आला, बोल तान कुसुम जिज्जी गा रही हैं। कहीं भी उनका सुर भटक नहीं रहा है।
बाकायदा खटका मुर्की, गमक और मीड़ का वैसा ही प्रयोग जैसा वो मंच पर पहले करती थी। कुसुम जिज्जी के गाने का वही ठसकदार अंदाज आज भी कायम है। जब वो मंच पर गाती थी तो हॉल में तालियों की गूंज होती थी। हालांकि अब कुसुम जिज्जी सिर्फ दौलत के लिए मजबूरी में गाती हैं, बेटे बहू की ज़रूरतों के लिए गाती हैं, पोते को एमबीए कराना है इसलिए गाती हैं, बेटे को दुकान खरीदनी है, दुल्हन को हर महीने ब्यूटी पार्लर जाने के लिए पैसे चाहिए। सब्जियों, फलों और अनाज के दाम आसमान छू रहे हैं। जिनके घर में हर सदस्य कमाता है वहाँ भी किल्लत मची है। यहाँ तो ढंग से कमाने वाला कोई नहीं है। इसमें ये हिस्सा मैं छोड़कर थोड़ा सा और आगे एक अंश और पढ़ के सुना रही हूँ। राग मारवा में दरअसल कहानी शुरू होती है पार्टी से। कुसुम जिज्जी एक ऐसी गायिका हैं जो गाती हैं और एक उम्र के बाद उन्होंने गाना छोड़ दिया है, लेकिन अब उनके घर में जो बेटे बहू हैं, उनका परिवार है, उनकी गायकी के बूते पर उनका खर्च चलता है। वो गा नहीं सकती हैं, फिर भी वो गाने में असमर्थ है, लेकिन फिर भी बेटे बहू और पोते का भरण पोषण के लिए उन्हें मजबूरी में गाना पड़ता है। बहू उनके गाने की सेटिंग तय करती है, उनके स्टेज प्रोग्राम्स सेट करती है और आती है और उनसे बाकायदा लल्लो चप्पो करती है और कहती है जिज्जी इस बार गा दो, जिज्जी इस बार गा दो, और जिज्जी जो है तैयार हो जाती हैं गाने के लिए। इस गा कर उनकी गायकी के ज़रिए बेटे बहू का बहुत बढ़िया घर हो चुका है और घर की पार्टी चल रही है। यहाँ से कहानी शुरू होती है। अब पार्टी के बाद क्या होता है वो मैं पढ़ के सुना रही हूँ। मेहमान जा चुके हैं। पारुल कुसुम जिज्जी को बच्चों की तरह बहलाने की कोशिश करती है, उन्हें सहारे से उठाकर वॉशरूम ले जाती है। कुसुम जिज्जी डायबिटीज़ की मरीज़ हैं। सरगम ग्रुप वाले एक बहुत बड़ा स्टेज प्रोग्राम कर रहे हैं। वो लोग आपसे मिलना चाहते हैं। चलिए जिज्जी, आपका हाथ मुंह धोकर खाना खिला देती हूँ, फिर ये नई साड़ी पहन लीजिए, तैयार हो जाइए। वो लोग अभी आएंगे और आपसे मिलेंगे। एडवांस 50,000 का चेक देने का वादा कर गए हैं। लगता है हमारे भी दिन अच्छे आ गए जिज्जी, चलिए ना जल्दी से। पारुल खुशी के समंदर में डुबकी लगा रही है। कुसुम जिज्जी उदासी से तार तार झीनी हुई जा रही हैं। पारुल हाथ में साड़ी लिए खड़ी है। कुसुम जिज्जी साड़ी की तह खोलकर उसमें पड़ी शल ठीक कर रही हैं। पारुल उन्हें हाथ से सहारा देती है। दोहरी हुई कमर के दर्द से कुसुम जिज्जी चीत्कार कर उठती हैं। ओह, घुटने तो सीधे ही नहीं हो रहे दुल्हन, यूं ही पहना दो ना साड़ी, बहुत दर्द हो रहा है। उस रात भी पारुल मुझे इसी तरह से साड़ी पहना रही थी। पड़ोसी आकर खड़े थे। डॉक्टर के यहाँ ले जाने के लिए ऑटो रिक्शा बुलाया गया था। बीमार हालत में मुझे अकेला छोड़ ये लोग सिनेमा देखने चले गए थे। पोते ने जिद की थी, मैं दादी के साथ रहूंगा। बेचारी दादी कैसे उठकर पानी लेंगी? मैं दादी के साथ रहूंगा। तांबे वाला लोटा यहाँ भरकर रख देते हैं ना, पारुल बोली थी। अगर बिजली गुल हो गई तो मोमबत्ती और माचिस भी रख देते हैं ना। दादी कोई छोटी बच्ची नहीं है कि उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। रौनक ने दुल्हन से झुंझलाते हुए अस्फुट स्वर में कहा था। जिज्जी तो जी का जंजाल बन गई हैं, अब इनकी वजह से हम सिनेमा भी नहीं देख सकते हैं। ये सब मैं बीमारी की असक्त अवस्था में सुन रही थी और सचमुच उस दिन बिजली गुल हो गई थी। मुझे जोरों की प्यास लगी थी। मैं पानी लेने के लिए कोशिश करके उठी थी और धड़ाम से अपने ही गिरने की आवाज से मैं डर गई थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ होश नहीं। जब मैं चेतन अवस्था में लौटी तो अपने को अस्पताल के बेड पर पाया था। सलाइन लगा हुआ था। मैं असह्य वेदना से करा रही थी उस रोज। डॉक्टर के आने पर पारुल ने फुसफुसा कर पूछा था, सुनो
कितना खर्च लगेगा, कितने दिन यहाँ रहना होगा? हमें जितना जल्दी हो सके डॉक्टर प्लीज डिस्चार्ज दे दीजिए। और हाँ डॉक्टर साहब, ये बातें आप अपने तक ही रखिएगा, जिज्जी को, कुसुम जिज्जी को न पता चले। मैंने सब सुन लिया था, मैं जरिया हूं कमाई का, लेकिन मेरे इलाज में पैसे न खर्च हो। हाँ। पारुल की इन बातों ने आज के इन हालात में मेरा कलेजा चीर दिया था। मेरे घाव पर मरहम की बजाय जैसे नमक घिस दिया गया हो, जैसे मीठी छुरी से मुझे मध्यम मध्यम हलाल किया जा रहा हो। बूंद बूंद बह रहा था दर्द का दरिया मेरी आंखों से। बहुत देर तक अस्पताल का सफेद झक तकिया गीला होकर मटमैला हो रहा था। सांत्वना और प्यार भरे हाथों के स्पर्श के लिए मन जार जार रोकर तड़पा था उस दिन। उस दिन तो क्या जाने कितने बरस हो गए स्नेह और अपनेपन की छांव मिले हुए। जिंदगी की कड़ी धूप में जब जब प्यार की प्यास महसूस हुई, तब तब कड़वा प्याला ही नसीब हुआ। अब तो लगता है मेरे दुखों के सफ़र का अंत मेरी आखिरी सांस के विराम पर ही होगा। कमरे में रखे रेडियो पर कोई एफएम चैनल बज रहा है। पुरानी चीज़ों को मत फेंकिए, OLX पर बेचिए। पुरानी चीज़ों को मत फेंकिए, OLX पर बेचिए। कुसुम जिज्जी की कराह और ये विज्ञापन दोनों आपस में घुल मिल गए हैं और अब बज रही है ये शास्त्रीय बंदिश। सखी मोरी कोई न जाने पीर, मोरे नैना बहाए नीर। सावरिया मोरा दरस दियो ना, लागे हृदय में तीर। ढलती रात के इस सन्नाटे में राग मारवा की ये बंदिश कुसुम जिज्जी के कलेजे में टीस पैदा कर रही है। कुसुम जिज्जी को लग रहा है न तो इस रात का कोई अंत है, न उनकी इस पीड़ा का। यहाँ पर राग मारवा कहानी अंत होती है। मेरे ख्याल से इस कहानी का अंश पढ़ने के बाद आप इस कहानी के मर्म को समझ सके होंगे और महसूस कर सके होंगे। हम ये चाहते हैं कि ये कहानी आप लेकर पढ़ें। तो ये जो जज्बाती कहानी है, कई लोग हमें ये कहते हैं रुला देने वाली कहानी है, कलेजे को चीर देने वाली कहानी है, और इस तरह के संदेश हमें इस वक्त भी मिल रहे हैं। ये मैं अगर कहानी की रचना प्रक्रिया को बताना चाहूँ तो बहुत विस्तार से तो नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि हर कहानीकार अपने जो राज है वो कहीं छुपा के रखता है। तो मैं भी राज तो आपको नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हाँ मैंने देखा है कि मुंबई में रहती हूँ तो जो सिनेमा की दुनिया है, फिल्मों की दुनिया है, गायकी की दुनिया है, फिल्मी गायन का जो सफ़र है, अक्सर मैंने देखा है कि बहुत चमकीली दुनिया होती है। और जब चमकीले आसमान पर सफ़र करते हैं लोग, तो लोग हाथों हाथ लेते हैं, उन्हें वाहवाही मिलती है, लोग सिर आँखों पर बिठाते हैं। लेकिन जब अवसान आता है तो उनके भीतर की दुनिया बड़ी एकांत होती है, बड़ी खामोश होती है। जो शोर होता है वो ठप हो जाता है, और जो उनके भीतर का एकांत होता है उससे हर उस व्यक्ति को दो चार होना पड़ता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। लेकिन हाँ, एक स्त्री जो होती है, ये जो कुसुम जिज्जी हैं राग मारवा के, कुसुम जिज्जी के साथ लगातार संघर्ष चला है। सिर्फ उन्हें गायन के आसमान में ऊंचाई मिली है, गायन के आसमान में वो कामयाब हुई हैं, लेकिन उनकी जो निजी ज़िंदगी होती है, उनके पति उनके गायन से खुश नहीं होते हैं, उनका ग्रामोफोन रिकॉर्ड एक दिन उठा के फेंक देते हैं, तोड़ देते हैं। तो वो निजी ज़िंदगी में भी टूटती हैं, कराहती हैं, छटपटाती हैं। और जब बुढ़ापे में जब उनको आराम की ज़रूरत है, तब भी लोग उनका शोषण कर रहे हैं, उनकी आवाज़ का दोहन कर रहे हैं। ये दर्द है। कई बार हमें कई लोगों ने ये प्रतिक्रिया दी कि ये कहानी पढ़ते हुए प्रेमचंद की बूढ़ी काकी याद आती हैं।
तो मुझे लगता है कि मैं किसी भी इतने वरिष्ठ कथाकार को जब पढ़ती हूँ तो मैं कहीं भी अपने को वहाँ पाती नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मेरा आग्रह ये ज़रूर है कि इस कहानी को आप पढ़ें और आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतज़ार रहेगा। अब मैं राग मारवा कहानी की अगली कहानियों की चर्चा भी करना चाहती हूँ, दूसरी कहानियों की। एक कहानी हमने लिखी थी, दरअसल हम आपको बताना चाहते हैं मेरी जो भी कहानी है उस कहानी में आपको समाज मिलेगा, समाज की कोई स्त्री मिलेगी। वो स्त्री ऐसी है जो टूटती भी है, बिलखती भी है, रोती भी है, लेकिन मंजिल तक भी जाती है। मेरी एक कहानी है, आवाज़ में पड़ गई दरारें। ये कहानी भी प्रेम कहानी है, त्रिकोण प्रेम कहानी है। यहाँ पहले तो दो प्रेमी हैं और सनोबर नाम की जो नायिका है वो प्रेम करती है शारों से, और प्रेम करती है, लेकिन बीच में एक लड़की आती है शारों की ज़िंदगी में, उसका नाम है मीनाक्षी। तो सनोबर को ऐसा लगता है कि मीनाक्षी कहीं उसकी ज़िंदगी में दखल दे रही है। बहरहाल मैं बहुत संक्षिप्त में ये बताना चाहती हूँ कि इनकी त्रिकोण प्रेम कहानी है और ये बहुत टूट कर एक दूसरे से प्यार करते हैं। और सनोबर अपना शहर छोड़ के शारों के लिए अपने दूसरे शहर में आ जाती है, और जब इनका प्रेम चल रहा होता है, परवान चढ़ रहा होता है, मुंबई की तमाम जगहों पर ये जाते हैं, घूमते हैं, और मुंबई में बहुत जो दर्शनीय स्थल है वहाँ पर जाते हैं, घूमते हैं और तमाम प्रेमालाप करते हैं, प्रणय प्रसंग है, बातें करते हैं। अचानक इसका कई जगह इसने अपनी नौकरी के लिए अप्लाई कर रखा है और अचानक रेडियो जापान में इसका सिलेक्शन हो जाता है, इस नायिका का। और रेडियो जापान की बात जैसे ही शारों से करती है तो उसका मन विचलित हो जाता है और वो चाहता है कि ये न जाए, लेकिन ये संघर्ष करती है, समझाती है। अंत में ये रेडियो जापान जाके वहाँ पे ज्वाइन करती है, और जब जा रही होती है तो वो दृश्य मैंने ऐसे खींचा है कि बहुत मार्मिक दृश्य है। वो जा रही है और उसका प्रेमी उसे छोड़ने नहीं आता है, और वो ढूंढती है कि काश आ जाए वो एक पल के लिए, उसे देख ले, और इंतज़ार करती है अपनों का, कोई नहीं आता है एयरपोर्ट पर। वो चली जाती है और कई साल बाद जब वो देखती है, मोबाइल उठाती है तो एक दिन रेडियो पर गाना बज रहा होता है रेडियो जापान में, और देखती है कि शारों के बहुत सारे मैसेजेस आए पड़े हैं। तो उसे लगता है कि अरे ये अभी तक भूला नहीं। फिर वो उससे बात करती है, लेकिन देखती है कि वो अभी भी वहीं है, अभी भी वो चाह रहा है कि उसके लिए वो शहर छोड़ के आ जाए, लेकिन उसने शहर छोड़ना नहीं ठीक समझा, तो अंत में अपने प्रेमी का नंबर वो ब्लॉक कर देती है। ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव होता है, क्योंकि हर स्त्री अपने चाहने वाले को छोड़ना नहीं चाहती है। वो दोनों साथ में लेके चलना चाहती है अपनी मंजिल को, अपनी कामयाबी, अपनी आजीविका और प्रेमी या पति को लेकर चलना चाहती है, लेकिन ये वहाँ पर उसको ब्लॉक करती है। तो ये मैंने ये दिखाना चाहा है कि अब आज के दौर में वो ज़माना नहीं रहा कि स्त्री पति और पितृसत्ता के भरोसे बैठी रहे कि पिता जो कहेगा, पति जो कहेगा, भाई जो कहेगा, बेटा जो कहेगा वही करेगी। अब स्त्री यहाँ पहुँच रही है, आसमान में उड़ रही है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, तो स्त्रियों को भी अपने बारे में निर्णय लेने का बाकायदा हक है। तो ये इस कहानी का अंत मैंने जानबूझ के ऐसा रखा ताकि स्त्रियों को भी, जो स्त्रियाँ पढ़ती हैं कहानी, जो लड़कियाँ पढ़ती हैं, तो उन्हें अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने का बाकायदा मौका मिलना चाहिए और उन्हें हक है अपना निर्णय लेने का। एक कहानी है फैमिली ट्री, जो एक बच्चे के अंतर्मन की कहानी है। एक बच्चा है जो बेबी सिटिंग में रहता है, छोड़ दिया जाता है, माता पिता उसके वर्किंग हैं, और ये कहानी भी लोगों की यही राय मिली है कि ये रुलाती है, बहुत रुलाती है। और उसमें बच्चा, बेबी सिटिंग में रहने वाला बच्चा बेबी सिटिंग जाता है, और 26 जुलाई की बारिश हुई थी मुंबई में। 26 जुलाई में को एक बारिश हुई थी एक बार, और वो बहुत कहर ढाई थी उस बारिश ने। मतलब जनजीवन उसका अस्त व्यस्त हो चुका था। यहाँ पर एक हमें टिप्पणी दिख रही है कि जो आवाज़ में पड़ गई दीवारें का जो अंत है, साहसिक अंत है। शुक्रिया अदा कर रहे हैं आपका। अब आते हैं फैमिली ट्री पर।
तो बारिश ने कहर ढाया हुआ है और पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लोग मर रहे हैं, गाड़ियां रुक गई हैं, लोग रात भर गाड़ियों में गुजारते हैं, घर नहीं पहुंच पाते हैं। और एक बच्चा बेबी सिटिंग में रहता है, अपनी माँ का इंतज़ार करता है, पिता का इंतज़ार करता है। उसके माँ पिता नहीं आ पाते हैं। वो पूरी अपनी बेबी सिटिंग की काकी से गुफ्तगू करता है और पूछता है, दादी मतलब वो उनको बेबी सिटिंग की जो काकी है, काकी से पूछता है मेरी मम्मी कब आएगी। छोटा बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, तरह तरह के सवाल करता है और वो जवाब देती हैं और कई बार संतोषजनक उत्तर बच्चे को नहीं मिल पाता है। तो बच्चा अपने तय निर्णय लेता है और वो पानी भरा हुआ है रात के अंधेरे में निकल पड़ता है घर छोड़कर, मतलब बेबी सिटिंग का घर छोड़कर दरवाज़ा खोल के निकल पड़ता है। अब छोटा बच्चा पानी देखता है, खुश होता है, खेलता है, गिरता है, रोता है, चीखता है, बिलखता है, सब कुछ। अंत में उस जो नायिका है श्रेया और अमन, वो लोग छटपटाते हैं, बच्चे को ढूंढते हैं, क्योंकि काकी का मैसेज मिलता है कि बच्चा गुम हो गया है और वो ढूंढ रहे हैं। तो ढूंढने में श्रेया को उसका बच्चे का हर रूप नज़र आता है। बच्चा कहीं नहीं मिल रहा है, पुलिस में रिपोर्ट की गई है, घरों में पूछा गया, अपने दोस्तों मित्रों में बच्चा नहीं मिलता है। और दोनों परेशान होकर दिन भर जब अपने घर पहुंचते हैं, 12वीं मंजिल की सीढ़ी पर पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि बच्चा बुखार से तड़प रहा है और आंसू की धारा बही हुई है, नाक निकली हुई है सफ़ेद, उसके पपड़ाए होठ, गालों पर नाक की सफ़ेद पपड़ी जम गई है और बुखार से तप रहा है। श्रेया और अमन रो पड़ते हैं, उसको देखते हैं, अरे ये अपना बच्चा यहाँ पर है, और उसे लेकर तीनों अपने गोद में लेते हैं और उसे गले से लगाते हैं। फिर वो नींद में बड़बड़ाता है, मम्मा अब आज के बाद अब ऑफिस नहीं जाना, मम्मा मुझे छोड़कर ऑफिस नहीं जाना। तो ये जो अंत मैंने लिखा है, इस किरदार को मैंने भी जिया है, उस बच्चे के किरदार को जिया और उसकी माँ के किरदार को जिया, तब मैंने लिखा। बहुत धीमी आंच पे इस कहानी को पकाया था मैंने। और ज़रूरी नहीं कि मैं माँ हूँ तो सिर्फ माँ के नज़रिए से कहानी लिखूँ। तो बच्चा बन के मैं कई दिन तक वो नींद में भी, सोते समय में भी बच्चा वो दस्तक देता था। और बच्चे के साथ जो बेबी सिटिंग में होता था कि कई बच्चे हैं उसमें, सब बच्चे हैं उसमें, चूँकि काकी मराठी है तो कई बार उससे मराठी जो स्पीकिंग बच्चे उनसे मराठी में बात करती हैं और ये बच्चा नेग्लेक्ट फील करता है। तो ये सारी बातें मैंने उस कहानी में डाली हैं। ये दरअसल कहानी के बारे में बताना, सारांश बताना बड़ा मुश्किल होता है। मेरा तो यही आग्रह होता है कि कहानी को पढ़ी जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए मैंने बहुत संक्षिप्त में बताई है। और किसी ने टिप्पणी लिखी है, फैमिली ट्री सच बयान करने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। और बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं इस बात के लिए। मेरा ये कहना है कि कहानी का सारांश बताना और कहानी पढ़ना, ये दोनों बहुत अलग अलग बात है। और कहानी पढ़कर जो आप महसूस करते हैं वो सारांश से महसूस नहीं कर सकते हैं। कहानी के बारे में एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, चूँकि ये चर्चा और ये रचना प्रक्रिया और कहानी के अंश साथ साथ बता रही हूँ, एक साथ थोड़ा सा मुश्किल भी होता है और एक साथ खुद ही बोलते रहना और अपनी ही कहानी के बारे में बोलना थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है मुझे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप सब को ये बातें मेरी दिलचस्प लगें और आप जो मैं कहना चाहती हूँ आप तक पहुँच सके। कहानी लिखते समय कुछ बातों का बहुत ख्याल रखना चाहिए मेरे हिसाब से, और मैं ख्याल रखती हूँ क्योंकि मैं जब वरिष्ठ कथाकारों को पढ़ती हूँ तो कुछ बातें मुझे अपील करती हैं और मुझे लगता है कि कहानी का जो आजकल चलन हुआ है वन लाइनर कहानी, यहाँ मेरा ये कहना है कि वन लाइनर जो कहानी होती है वो कई बार आपको दिल की गहराई से उतर नहीं पाती है, उसमें कथा तत्व होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कई बार हमने देखा कि एक छोटी सी कहानी लेकर बहुत बड़ी बुनावट की जाती है, उसमें शिल्प का भरमार होता है, उसमें खूब सारी सजावट होती है और वर्णन होता है, लेकिन हम कहानी सोचते हैं कि इसमें कहानी क्या है, कहानी क्या है,
तो कहानी आपको बहुत छोटी सी मिलती है। तो मेरा निजी मानना है, मेरी निजी राय ये है कि कथा तत्व होना बहुत ज़रूरी है। जब कथा तत्व होता है और साथ में ये सारी सामग्री, सजावट और शिल्प होते हैं, तो कहानी आप जब शुरू करते हैं तो छोड़ नहीं पाते हैं। और मेरी राय से कहानी की सफलता वही है कि आप कहानी शुरू करें और छोड़ ना पाएँ। तो मैं वही कहानी पढ़ पाती हूँ, सच कह रही हूँ, कि जब मैं शुरू करूँ और मैं छोड़ ना पाऊँ। तो मैं अपने वरिष्ठ कथाकारों को जब भी पढ़ती हूँ तो सचमुच मेरा जी करता है कि मैं पढ़ूँ और अंत तक पढ़ ले जाऊँ। और जाहिर सी बात है, अपने वरिष्ठ कथाकारों से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं नियमित रूप से पढ़ती हूँ। पढ़ने की बात आई है तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ने से एक तो हमें कहानी लिखने का चलन पता चलता है, और आपको ये पता चलता है कि जब आप पुरानी कहानियाँ पढ़ते हैं तो उस दौर की बातें पता चलती हैं, और भाषा, शिल्प, शब्द, गढ़न, सब कुछ हम अपने वरिष्ठ कथाकारों से सीखते हैं। और समकक्ष कहानीकारों को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि आजकल क्या लिखा जा रहा है। आजकल हमने देखा है कि, मेरी जो निजी राय है वो ये कहना चाहती हूँ, कई बार हमने देखा है कि लोग बिना पढ़े ही कहानी पर चर्चा करना चाहते हैं। यहाँ मैं थोड़ी सी दुखी भी होती हूँ, ख़ास तौर से जब मेरी कहानी की अगर कोई चर्चा करे बिना पढ़े और कहानी के बीच से कोई बात कहे, तो मुझे थोड़ा सा दुख होता है कि भाई आप पहले पूरी कहानी पढ़ लीजिए, फिर कहानी पर चर्चा कीजिए। और एक चीज़ और कहानी के बारे में मेरा आग्रह है, निजी आग्रह, वो ये कि कहानी में अगर कृत्रिमता हो तो वो कहानी को कमज़ोर बनाती है। अगर कहानी में सिर्फ विस्तार हो और किस्सा गोई ना हो, कृत्रिमता से मेरा आशय ये है कि हमने जो चीज़ देखी नहीं है, जिसके बारे में जाना नहीं है, और हमने सिर्फ एक खबर पढ़ ली और उस खबर से हमने पूरी कहानी बना ली, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ी सी वो गहराई नहीं आ पाएगी जो आपने अपनी आंखों से देखा है, अपने यथार्थ को भोगा है, कहीं बहुत करीब से देखा है। तो जो गहराई उस कहानी में आती है वो उस कहानी में नहीं आ सकती जिसे आपने देखा ही नहीं है। अगर आपने जिस परिवेश को नहीं देखा है तो उस कहानी में शोध बहुत ज़रूरी है, रिसर्च बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए मैं किसी विदेश की पृष्ठभूमि पर कहानी लिखने जा रही हूँ, तो मुझे विदेश की, अगर मैं विदेश नहीं गई हूँ तो विदेश की पृष्ठभूमि, वहाँ के रहन सहन, वहाँ के खान पान, चलन, भाषा, बोली, सब कुछ जानना चाहिए, उसके बाद लिखना चाहिए। इसी तरह से अगर मैं ग्रामीण परिवेश पर कहानी लिखने जा रही हूँ तो मुझे गाँव की आबो हवा, वहाँ की बोली, वहाँ की भाषा, इस सब के बारे में हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं जानकारी है तो हम वहाँ उन लोगों से मिले जुलें और बातें करें। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी। अभी एक सिवान, बिहार की एक जगह है, सिवान हम लोग गए थे, एक कथा शिविर था वहाँ पर, अभी हाल में उस पर चर्चा भी हुई। वहाँ पर वहाँ के परिवेश, वहाँ के पृष्ठभूमि पर एक कहानी मैंने लिखी, गुलामिया अब हम ना बजैबो। तो ये कहानी लिखने में मेरे लिए चुनौती ज़्यादा थी। वैसे तो मैं गांव में रही हूँ तो गांव की पृष्ठभूमि से वाकिफ़ हूँ, लेकिन जब बिहार की बोली को मैंने उस कहानी में रखा तो बिहार के लोगों से मुझे बातचीत करनी पड़ी। ये ठीक है कि मैं उत्तर भारत की हूँ तो बिहार, उत्तर प्रदेश के रहन सहन, खान पान, लगभग परिवेश, पहनावा मिलता जुलता है, लेकिन वहाँ की जो डायलेक्ट है, वहाँ की बोली, वहाँ के लिए मैंने लोगों से बात की, फिर मैंने वो कहानी लिखी। अभी हमें एक सुझाव है, एक टिप्पणी मिली है जिसमें लिखा है किरकिरी का जिक्र करें। तो किरकिरी अभी हमारे संग्रह में नहीं है, उसका भी जिक्र करेंगे अंत में। पहले हम राग मारवा की कुछ और कहानियों का जिक्र हम कर लें। एक कहानी है जनरल टिकट। दरअसल मैं एक कहानी का जिक्र करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जितनी भी इस संग्रह में कहानियाँ हैं वो कहीं न कहीं मेरा खुद का अनुभव भी शामिल है। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि मैंने देखा और लिख दिया,
जाहिर सी बात है, एक कोई घटना हम देखते हैं, फिर उसको हम महीनों उसमें उस कहानी को जीते हैं, उस किरदार को जीते हैं। और कहानी के बारे में मैं ये फिर से कहना चाहती हूँ कि कहानी की एक ऑर्गेनिक ग्रोथ होनी चाहिए, कि वो जिसमें बनावट ना हो, जिसमें सरलता हो, सहजता हो, आत्मीयता हो, कि वो जैसे गमले में फूल लगाते हैं और उसमें हम खाद पानी डालते हैं तो उगाते हैं गमले में फूल को, और एक होता है कि क्यारी में हमने मिट्टी डाल दी और अपने आप से पौधा उगता है, बीज डाल दिया और अपने आप पौधा पनपता है। तो जो अपने आप से उगा हुआ पौधा है खाद पानी के ज़रिए, वो ज़्यादा सुंदर लगता है बजाय कि हम पौधा रोप कर जो उगाते हैं। तो इसी तरह से जब हम कोई घटना देखते हैं और अपने आप जो कहानी चलती है, वो कहानी ज़्यादा अपील करती है और ज़्यादा परिपक्व, मैच्योर बनती है। एक टिप्पणी आई है, लिखा है कि कथा तत्व और कथा शिल्प में संतुलन साधना ही कथाकार की सफलता है। बिल्कुल सहमत है। कथा तत्व और कथा शिल्प में समन्वय होना बहुत ज़रूरी है। हमने शुरुआत में इसका जिक्र भी किया। अगर आपकी कहानी में कथा तत्व है और शिल्प बिल्कुल गायब है, आप सिरे से कहानी की एक राजा था और रानी थी और उसकी बेटियां थीं और बेटियों की शादी हो गई और वो इस तरह से अगर कहानी लिखी जाए तो हम कहेंगे तो बच्चों की कहानी है। और बच्चों की कहानियों में भी आजकल हम जब तक अच्छे से सजा कर न सुनाएं तो बच्चे भी नहीं सुनना चाहते। तो कथा तत्व और शिल्प का समन्वय बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहना है आपका और मैं इससे इत्तेफाक रखती हूँ। और मेरा भी यही मानना है कि जब आप कोई कहानी बुनते हैं तो उसमें शब्द भाषा, शिल्प और बुनावट का बहुत महत्व है। जब शिल्प आप गढ़ते हैं तभी कहानी सशक्त होती है और हर कहानी का शिल्प वो कहानी तय करती है कि उसका शिल्प कैसा होना चाहिए। हम ये उसमें जोड़ तोड़ नहीं कर सकते। मान लीजिए कि बहुत बारीक, जैसे मैंने राग मारवा का जिक्र किया, अगर मैं राग मारवा चूँकि शास्त्रीय गायिका की कहानी है, उसमें मैं शिल्प ठूंसने की कोशिश करूं तो शायद कहानी बिखर जाती। लेकिन मैंने चूंकि शास्त्रीय गायिका की कहानी, तो उसमें मैंने रागों का जिक्र किया है, ताल का जिक्र किया है और वो जो कथानक है उनके अंतर्द्वंद, अंतर्मन की कहानी है, चलती है, तो तब जाके कहानी वो बनी। इसी तरह से मैं जिक्र करना चाहती हूँ जनरल टिकट एक कहानी है। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो बड़ी महत्वाकांक्षी है और वो अपना फलक खुद रचना चाहती है। बहुत ही मध्यम वर्गीय निचले तबके से आया हुआ परिवार है और उत्तर प्रदेश का परिवार है। वो चौल में रहता है और टावर में घर मिल जाता है। टावर में रहने तो आ गए हैं लेकिन उनका जो रहन सहन है अभी भी वो चौल में रहने वाला, मुंबई में जो बिल्डिंग्स होती हैं और नीचे एक लाइन से घर बने होते हैं उन्हें चौल कहते हैं। तो उनका रहन सहन अभी भी सोच विचारों में उठान नहीं है। विचार से वो वहीं उत्तर प्रदेश के गांव में उनका मन बसता है और कि लड़की है तो लड़की की तरह रहो, लड़के और लड़की का भेद। और एक टिप्पणी है, लिखा है कहानी आदर्शोन्मुख यथार्थवादी होनी चाहिए। देखिए, अगर कहानी में बहुत ज़्यादा हम आदर्श ठूंस देंगे और बहुत ज़्यादा यथार्थ भर देंगे तो उसमें अगर कल्पनाशीलता नहीं रहेगी तो शायद कहानी बहुत भारी भरकम हो जाएगी। मैंने शुरू में भी कहा कि कथा तत्व होना बहुत ज़रूरी है, कहानी में विचार होना बहुत ज़रूरी है। बुनावट के ज़रिए, कथानक के ज़रिए अनजाने में कहीं कहीं आदर्श आप बता सकते हैं। लेकिन आप जानबूझ के किसी कहानी को आदर्शवादी अगर बनाना चाहेंगे तो शायद कहानी आपकी बहुत भारी भरकम हो जाएगी, वो एक वर्ग तक सीमित हो जाएगी। जो आम पाठक की कहानी है उसमें बहुत ज़्यादा आदर्श नहीं होना चाहिए, मेरे नज़रिए से मैं ये कहना चाहती हूँ। अगर आप इन सब बातों से जुड़े हुए कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप सवाल पूछ सकते हैं। तब तक मैं जनरल टिकट कहानी का जिक्र करना चाहूँगी। जनरल टिकट वो कहानी है कि वो लड़की वर्धा में कॉलेज में जाकर वो पढ़ना चाहती है और वहाँ पर एक कोर्स करना चाहती है। उसकी बड़ी बहन है जो बहुत ही सौम्य है और
बड़ी घरेलू किस्म की है, उसकी माँ बहुत घरेलू किस्म की है, और वो एक फंक्शन होता है स्कूल में कॉलेज में जहाँ पे कैटवॉक पे उसको शामिल होना है। तो वो अपनी माँ से पूछती है, उसकी माँ मना करती है। तो उसकी माँ उसे कहती है कि अरे तुम जाओगी वहाँ ऐसा वो अधकट्टा मिडी पहन के बिल्ली चाल चलोगी? हाँ, हमारा यही कल्चर है, हम तुम सहमत नहीं है, तुम्हारे पापा क्या सहमत होंगे? भूल जाओ, ऐसा नहीं होगा, तुमको कहीं नहीं जाना है, किसी फंक्शन में नहीं भाग लेना है। अब इस टोन में, इस एक्सेंट में बात माँ करती है और बेटी को आगे बढ़ना है, आकाश में ऊंची उड़ान भरनी है। बेटी लगातार अपने कमरे में बंद हो जाती है, परेशान होती है और अंत में वो वर्धा जाने का निर्णय लेती है। तो जो अंत है वो मैं उसका अंत आपको सिर्फ अंत का पैराग्राफ पढ़ के सुनाना चाह रही हूँ, क्योंकि उसमें एक बुनावट है। तो वो प्लेटफॉर्म पर अकेली बैठी है, ट्रेन का इंतज़ार कर रही है। चली तो जाती है वर्धा, लेकिन वर्धा में उसे सब कुछ मिलता हासिल सब कुछ मिल जाती है, कामयाबी मिलती है, नाटक होता है, ड्रामा होता है, और वो जो करना चाहती है, इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहती है, वो करती है, वो बाइट बनाती है, आगे उसको टेलीविज़न में और फिल्मों में लिखने का मौका भी मिलने वाला है। लेकिन उसके भीतर एक अकेलापन है, क्योंकि उसका परिवेश वो घर है जहाँ से वो निकली है। तो मेरे कहने का ये मतलब है, कहानी शुरू हुई उस परिवेश से जो एक मध्यम वर्गीय परिवार है। लड़की फलक रचना चाहती है, आकाश में ऊंची उड़ान भरना चाहती है, ऊंचे उड़ना चाहती है, तो वो आगे बगावत करती है परिवार वालों का, लेकिन कामयाबी के बाद उसके भीतर एक अकेलापन है, क्योंकि वो जड़ों से लौटना चाहती, जड़ों से जुड़ी हुई है। तो मेरा यही कहना है कि हमारी जो भारतीय मानसिकता होती है, भारतीय मानसिकता वाली जो लड़की होती है, वो अपने परिवार को छोड़ नहीं पाती है। वो अगर छोड़ भी देती है तो मन से वही जुड़ी रह जाती है, वो पीछे बार बार अपने माँ बाप को याद करती है। वही इस कथानक पे है, इस कहानी में है। मैं वो सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ के सुना रही हूँ। प्लेटफॉर्म पर दूर टिकी आंखों के सामने रात का अंधेरा था, गुलाबी ठंड थी, मौसम पर धुंध छाई और दिव्या की आंखों पर भी धुंध। दिव्या खाली निचाट आंखों से दूर देख रही थी। डीजल इंजन वाली ट्रेनें आ रही थी, जा रही थीं। सारी गाड़ियों का वक्त और गंतव्य निर्धारित था, पर दिव्या की ट्रेन का न तो नियत समय था और न ही नियत मंजिल। किस शहर में जाना है ये तो पता है, लेकिन किस ट्रेन से, ये दिव्या ने नहीं सोचा था। न तो उसके पास यात्रा का टिकट था और न ही पराये शहर में पहुंचने के बाद का कोई ठिकाना। मंजिल इतनी दूर थी कि वो ऊहापोह में थी। मिलेगी उसे मंजिल या नहीं? उस रात कई गाड़ियां आती और जाती रहीं। अंत में अपने भीतर हौसला पैदा करते हुए, खुद ही हौसले से डग भरती हुई, वो एक ट्रेन में बैठ जाती है। यही वो टिकट था जिसने उसे वर्धा पहुंचाया था। हाथ में पकड़ा हुआ टिकट कड़कड़ाती सर्दी में भी पसीने से गीला हो गया था। उसे घबराहट सी हो रही थी। वर्तमान की धूप और अतीत का कोहरा। उसने आंखें मिचमिचाकर कसकर उन पर अपनी हथेलियां रख ली थीं। हथेलियों पर कुछ सर्द बूंदें चिपक गई थीं। हॉस्टल की कैंटीन में बजने वाली बेल से दिव्या की तंद्रा टूटी। रोज शाम चाय के टाइम पर यही बेल बजती है। कोहरे से डूबी शाम अब अंधेरे की काली चादर ओढ़ रही है। लॉन के लैंप पोस्ट की मध्यम रोशनी किलहटी के उस जोड़े पर झिलमिल कर रही है जिसने अभी अभी बसेरा लिया है। पक्षियों के झुंड पेड़ों की पत्तियों में छिप गए हैं। सोने से पहले का उनका संवेद गान बज रहा है और दिव्या के कान में नाटक के गीत का वो हिस्सा गूंज रहा है। उसे मंच पर गाना है। इस नाटक की वीडियो रिकॉर्डिंग कॉलेज की लाइब्रेरी में संग्रहित की जाएगी और उसके करियर में एक और सुनहरा पन्ना जुड़ जाएगा। यहाँ पर कहानी खत्म होती है कि उसकी कामयाबी का सुनहरा पन्ना तो जुड़ जाएगा, लेकिन वो मन से अपनी माँ के पास है, अपने पिता के पास है, अपने भाई के पास है। वो भाई जो बार बार इसकी शिकायतें करता है, जो ये पिकनिक जाने के लिए इसे जद्दोजहद करनी पड़ती है और बड़ी मुश्किल से इसको मालशेज घाट पिकनिक जाना होता है, तो बड़ी मुश्किल से अपने माँ पिता को तैयार करती है। और इसका भाई
विनोद पीछा करता हुआ मालशेज घाट पहुंच जाता है और जासूसी करता है कि ये किसके साथ बैठ रही है, किससे बातें कर रही है, किससे हंस रही है, और वो सारी वहां से रिपोर्ट ले आके इसके घर पहुंचने से पहले ही इसके घर वालों को बता देता है। ये कहानी के बीच की बात है। और घर पहुंचते ही इसके चाचा रौद्र रूप में बैठे होते हैं और इसे मार खानी पड़ती है। तो ये टूटती है, इसके बावजूद, इतना सब सहने के बावजूद इसका मन वापस लौटता है। मैंने ये इसलिए दिखाया है कि हर भारतीय स्त्री, हर भारतीय लड़की अपने जड़ों से इस कदर जुड़ी होती है, जड़ से टूट नहीं पाती है। वो अपने लिए जीती ज़रूर है, कामयाबी के लिए आगे बढ़ती ज़रूर है, मंजिल तक पहुंचती ज़रूर है, लेकिन उसका मन अपने परिवार में ही रहता है। तो ये एक, अभी किसी ने कहा था ना कि आदर्श की बात भी, तो ये इसे आप आदर्श भी कह सकते हैं कि हमारी जो हिंदुस्तानी रहन सहन है, कल्चर है, वो इस कहानी को जोड़े रखती है कि इसका मन अपने परिवार से जोड़ता, परिवार को टूटने नहीं देना। हम यही सिखाते हैं, जितना हो सके परिवार को जोड़िए। तो मेरी हर कहानी परिवार को जोड़ने की कहानी कहती है, तोड़ने की नहीं। अगर कहानी में कहीं टूटन है तो अंत वो जुड़ने से अंत होता है। एक टिप्पणी आई है, वर्तमान दौर की कहानियों में किस्सा और, हाँ लिखा है, वर्तमान दौर की कहानियों में किसान और गांव गायब हो रहे हैं। देखिए, अभी इस बात से मैं, इस बात के जवाब में ये कहना चाहती हूँ कि सही आप कह रहे हैं, क्योंकि जो हमारे लेखकों का जो वर्ग इस समय सक्रिय है, वो गांव से निकलकर शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सिरे से गायब है, अभी भी बहुत सारे लेखक हैं। अभी एक नाम याद आ रहा है मुझे, बिल्कुल नया लेखक है, नीलोत्पल मृणाल, जो बिहार के गांव से आया हुआ है और उसने बिल्कुल ग्रामीण परिवेश का उपन्यास लिखा है, मेरे ख्याल से औघड़, अगर मैं भूल नहीं रही हूं तो। उसने बाकायदा ग्रामीण परिवेश का जिक्र किया है। इसी तरह से बहुत सारी कहानियां लिखी जा रही हैं जिसमें गांव है, किसान है, खेतीहर मजदूर हैं, लेकिन हाँ तादाद कम हो रही है। ये मेरी निजी राय है कि तादाद कम हो रही है, शहरों की ओर हम ज़्यादा मुड़ रहे हैं। मैंने भी कुछ कहानियाँ लिखी हैं जो गांव की ओर ले जाती हैं, जैसे मेरी दापोली वाली जो कहानी है, तुझी मी वाट पाहते, वो एक रायगढ़ के गांव की, दापोली गांव की कहानी है। वो लड़की शहर की, दादी शहर में रहती हैं और लड़की शहर में रहती है, लेकिन वो गांव पूरी बुनावट गांव की है और पूरे ग्रामीण परिवेश को मैंने दिखाया है। लेकिन हाँ, गांव की कहानियाँ कम हो रही हैं, पर जब हम गांव की कहानियों की बात करते हैं तो फणीश्वर नाथ रेणु का नाम लिए हम बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। उनकी कहानियों में जो ग्रामीण परिवेश हमें दिखाई पड़ता है, जो गांव दिखाई पड़ता है, अगर हम उस तरह की 100 कहानियाँ लिखना चाहें तो शायद नहीं लिख सकते हैं कभी भी, 100 जन्म लेना चाहें तो नहीं लिख सकते हैं। तो वो जो ग्रामीण परिवेश की कहानियाँ लिखी गई हैं, वो कहानियाँ हम सब के लिए मील का पत्थर हैं और हमेशा एक इतिहास है, इतिहास में दर्ज हैं, वो पन्ने की तरह हैं, पाठ की तरह हैं। तो वो कहानियाँ हम सबको पढ़नी चाहिए। ख़ास तौर से आप सभी, चूंकि बहुत सारे इसमें शोध छात्र हैं, उनसे ये आग्रह करना चाहूँगी, गुजारिश करना चाहूँगी कि जो लिखने के क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं तो ऐसे कालजयी रचनाकारों को ज़रूर पढ़ें। रेणु हैं, प्रेमचंद हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, जो कई बार लोग बिना पढ़े लेखन में आगे आना चाहते हैं। उनसे यही कहना है कि खूब पढ़िए। पढ़ने से एक तो आंखें खुलती हैं, आपके पास शब्द भंडार होता है, भाषा मिलती है, परिवेश मिलता है और आपको लिखने की कला आती है। तो इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं खुद भी बहुत पढ़ती हूँ। मैं अपने समकक्ष लेखकों से लेकर पुराने लेखकों, वरिष्ठ कथाकारों तक को पढ़ती हूँ और भले ही मैं रोज़ 2 पन्ने पढूं, 4 पन्ने पढूं, लेकिन रोज़ पढ़ती हूँ। जब भी कहीं जाती हूँ तो एक किताब साथ में लेकर चलती हूँ। मुझे लगता है कि राग मारवा की कहानियों का जिक्र काफ़ी हो चुका है। अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो सवाल पूछ सकते हैं, या आपकी अगर राय हो तो किसी और कहानी का जिक्र भी करूं। आपके पास कितना वक्त है, आप बताएं।
अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, और नहीं तो अब कहानी जो आज इतनी बातचीत हुई है काफ़ी है। और मुझे लगता है कि कहानियों के बारे में चर्चा करना और बताना कहानियों के बारे में सारांश उससे ज़्यादा अच्छा होता है कि हम कहानियों को लेकर पढ़ें। और एक जो कहानी का जिक्र आया था, एक टिप्पणी आई थी किरकिरी के बारे में, तो बस बहुत संक्षिप्त में मैं बताना चाहती हूँ। उसकी लंबी चर्चा कभी किसी और सेशन में करेंगे, कभी करेंगे। एक सवाल आया है, इन दिनों आप नया क्या लिख रही हैं? बहुत मुश्किल सवाल है, बहुत कुछ लिख रही हूँ। इस समय मैं एक नया संग्रह के लिए तैयारी कर रही हूँ और नए संग्रह की तैयारी में जुटी हूँ, और साथ में एक उपन्यास लिखने की तैयारी चल रही है। मुश्किल है उपन्यास लिखना, लेकिन आप सबकी शुभकामनाएं और दुआएं रहेंगी तो जल्दी ही कामयाबी मिलेगी। और कहानी किरकिरी एक ऐसी बॉस और एक लड़की है, जो उसकी एक लड़की है जो कर्मचारी है और गैस एजेंसी की कहानी है, उसके अंतर मन की कहानी है। बस इतनी सी है, आप कभी लेकर पढ़िएगा, इसके बारे में चर्चा फिर कभी होगी। और आज मुझे लगता है काफ़ी चर्चा हो गई है। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि जब भी कहानी लिखने बैठें तो कहानी की बुनावट, कहानी का शिल्प, भाषा, शब्द, जिस परिवेश से ताल्लुक़ हो कहानी, उस परिवेश से जुड़ी हुई भाषा शैली होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ग्रामीण पृष्ठभूमि की अगर कहानी है तो गांव की बोली और गांव की भाषा अगर हो तो पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। अगर हम गांव की बात करें, कहानी गांव के लिए, और शहरी शब्दों का, इंग्लिश शब्दों का इस्तेमाल अगर करते हैं तो हमें लगता है वो कहीं न कहीं आपको कचोटती है। और एक टिप्पणी आई है, आपकी कहानियाँ हमारे आसपास की लगती हैं। भाई बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा यही प्रयास रहा है। इस राग मारवा, ये मेरा जो कहानी संग्रह है, शायद तस्वीर उल्टी दिखाई दे रही है। राग मारवा कथा संग्रह है और 2019 में राजपाल एंड सन्स से आया। इसमें जो 11 कहानियाँ, इस कहानियों के कथानक के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि आम जिंदगी की कहानियाँ हैं, हमारे समाज की सच्चाई है, और सच्चाई के साथ कल्पनाशीलता है, कल्पना की उड़ान है। आप पढ़ें और राय दें, हमें अच्छा लगेगा। और आप सब के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, ख़ास तौर से जो शोध छात्र हैं उनके लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी शुभकामनाएं। और जो हमारे पाठक और दर्शक श्रोता जुड़े हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रही हूँ। बहुत बहुत आभार। अब आज इस चर्चा का समापन करते हैं। नमस्कार, फिर मिलेंगे।